अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चनों को करेंगे, जो आपके बिहार और यूपी पैरामेडिकल 2021 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, हाँ जी। तो बच्चों आज की क्लास में 3 सेक्शन रहने वाली हैं, यानी तीनों सेक्शन से मैंने क्वेश्चंस को लिया है। और आज की क्लास में बहुत ही ज़्यादा जो है इंटरेस्ट भी आएगा आप लोगों को, है ना। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। और दोस्तों क्लास पीडीएफ के लिए आप लोग अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ जो है अभी टेस्ट भी चल रहा है इन दिनों। तो चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कौन सा देश विभिन्न दालें उगाता है? चीन, ब्राज़ील, भारत, मैक्सिको। बिल्कुल फास्ट आंसर करना है स्टूडेंट, बिल्कुल फास्ट। हाँ जी, तो वेरी गुड। यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, तो जी हाँ दोस्तों, अपना देश भारत, है ना। हाँ जी, भारत। तो भारत देश जो है विभिन्न प्रकार के दालों को उगाता है। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। अब देखिए बात आई है ब्राज़ील। ब्राज़ील गाना सुने हो ना। देखो बात आई है ब्राज़ील की, तो बच्चों एक क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व में कॉफ़ी उत्पादन का सबसे बड़ा देश कौन सा है, यानी विश्व में वो देश कौन सा है जहां कॉफ़ी उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो बच्चों वो कौन सा देश है? ब्राज़ील, है ना, ब्राज़ील है। ठीक है, तो ये याद रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है, यानी धान की खेती करनी हो तो किस राज्य की जलवायु सबसे ज़्यादा अच्छी है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या बिहार? जल्दी से बता दीजिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। हाँ जी, तो वेरी गुड। यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी बिहार, देन आपका आंसर सही है। तो धान की खेती के लिए ठीक जलवायु कहाँ है? तो ये बिहार में है। ठीक है, और धान की खेती के लिए स्टूडेंट औसत तापमान कितनी आवश्यकता होती है? धान की खेती के लिए औसतन तापमान कितने की आवश्यकता होती है? तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? बिहार, यूपी और राजस्थान, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा स्टूडेंट। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है, यानी गन्ने की उत्पादन सबसे ज़्यादा होती है, किस राज्य में? तो वेरी गुड। यदि आपने आंसर किया है ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ दोस्तों, बिहार और यूपी में जो है गन्ना सबसे अधिक ज़्यादा जो है उत्पादन किया जाता है ना। बिहार और यूपी में गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। ऑप्शन ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है इन चारों में से कौन सा है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 है, या ब्रिटिश संविधान है, या अमेरिका का संविधान है, या भारतीय शासन अधिनियम 1919 है? बताइए तो जल्दी से, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट आंसर करना है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है इन चारों में से कौन सा है? तो ये है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय शासन अधिनियम 1935 है, ये सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, हाँ जी, भारतीय संविधान का ये सबसे बड़ा स्रोत है, याद रखना है। बात आई है भारतीय संविधान की, तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि भाई भारत के संविधान को कब अपनाया गया, कब अंगीकृत किया गया? जल्दी से बताइए तो, भारत के संविधान को कब अपनाया गया? भारत के संविधान को कब अपनाया गया? बिल्कुल फास्ट। भारत के संविधान को कब अपनाया गया बच्चों? हाँ जी, तो कब अपनाया गया था? तो याद रखना है 26 नवंबर
1949 को। कब? तो 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान लागू कब हुआ संपूर्ण रूप से? तो ये भी याद रखना है, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो लागू कब हुआ भारतीय संविधान संपूर्ण रूप से? लिख लीजिएगा, भारतीय संविधान संपूर्ण रूप से लागू हुआ था कब? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? देखिए, कृष्णदेव राय जी के द्वारा एक ग्रंथ लिखी गई है अमुक्तमाल्यद, है ना। ये ग्रंथ जो है ये किस भाषा में है? संस्कृत, तमिल, तेलुगु या कन्नड़? बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा, प्रत्येक स्टूडेंट जवाब देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर, हाँ जी बताइए जल्दी से, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड, यदि आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है, कृष्णदेव राय द्वारा जो है लिखी गई जो ग्रंथ है अमुक्तमाल्यद, ये किस भाषा में है? तो ये तेलुगु भाषा में है। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है? यानी आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है, है ना। चलिए, तो पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है आज़ाद कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है सिंध, चौथा ऑप्शन है बलूचिस्तान। बताइए बिल्कुल। स्टूडेंट, नाम से ही जो है स्पष्ट नज़र आ रहा है, जल्दी से बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है? तो बच्चों, यदि आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी यानी आज़ाद कश्मीर, तो यह आज़ाद कश्मीर जो है पाकिस्तान का प्रांत नहीं है, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, भारत में सर्वप्रथम महिला शासक थी, यानी भारत में सर्वप्रथम कौन सी महिला शासक बनी थी? कौन थी? चांद बीबी, रानी लक्ष्मीबाई, जिन्नत महल या रजिया बेगम? बिल्कुल फास्ट आंसर करना है। देखिए, मैं प्रत्येक क्वेश्चन में डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम लोगों को जीके के क्वेश्चंस भी करने हैं, हिंदी के क्वेश्चंस भी करने हैं, और साथ ही साथ इंग्लिश के क्वेश्चंस भी करने हैं, है ना। तो जल्दी से बता दीजिए बच्चों। हाँ जी, तो वेरी गुड, यदि आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है, भारत में सर्वप्रथम महिला शासक कौन बनी थी, कौन थी? तो ये रजिया बेगम जी थी। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए, यानी लोकसभा का सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? बिल्कुल फास्ट। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट जवाब दीजिए। तो वेरी गुड, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी 25 वर्ष, देन आपका आंसर सही है। और बच्चों याद रखना है, देखिए लोकसभा की बात आई है तो इसको जो है हम लोग निम्न सदन कहते हैं। इसको कौन सा सदन कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। और ये अस्थायी सदन होता है। अस्थायी सदन यानी इसको राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। ठीक है, और एक प्रश्न और पूछा था बच्चों, लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये मैं बता भी चुका हूँ आप लोगों को, कुल सदस्यों की संख्या 552 होती है। लेकिन वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये 545 है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए, लोकसभा का सदस्य पूछ लिया कि भाई बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति के बारे में भी बता सकते हैं क्या आप लोग कि राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? बताइए। तो बच्चों याद रखना है, राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, कितनी? 35 वर्ष होनी चाहिए। और यदि मैं आपसे पूछूं प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? बताइए, जल्दी से बताना है। प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? वेरी गुड, तो 25 ईयर्स, है ना, 25 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है, बताइए, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 6 वर्ष? बिल्कुल फास्ट।
बिल्कुल फास्ट आंसर करना है, प्रत्येक विद्यार्थी आंसर करेंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का। हाँ जी, जल्दी से बता दीजिए, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी वर्ष है? तो बच्चों ये 5 वर्ष है। कितनी? 5 वर्ष है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको याद रखना है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इन सभी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, लेकिन 2 लोग ऐसे हैं, जैसे में एक राज्यसभा का सदस्य होता है, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बताइए? तो एक होता है राज्यसभा के सदस्य और एक होते हैं विधान परिषद के सदस्य। ठीक है, बाकी देखिए मैंने बताया ना, सबका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, है ना, सबका जो है 5 ईयर्स का ही कार्यकाल होता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो केवल इन लोगों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। बाकी जितने भी है ना, जितने भी हैं सबका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो याद रखना है, पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। या फिर पूछे कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक है, कौन होते हैं? राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल फास्ट। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक होते हैं, कौन होते हैं? तो वेरी गुड, यदि आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक कौन होते हैं? तो ये भारत के राष्ट्रपति जी खुद होते हैं, है ना। हाँ जी, चलिए अब देखिए बात करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए रक्षा मंत्री की बात आई है, तो रक्षा मंत्री कौन है भारत के अभी वर्तमान समय में? तो याद रखना है राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह जी है। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान समय में कौन है? तो ये भी याद रखना है, कौन है? एन.वी. रमन जी हैं। कौन है? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? तो ये एन.वी. रमन जी हैं, है ना, याद रखना है एन.वी. रमन जी। ठीक है, और ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्तिकर्ता कौन है? बताइए कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति खुद करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लॉलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? लॉलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, गुजरात में, बिहार में या असम में? जल्दी से जवाब देना है, प्रत्येक स्टूडेंट इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। लॉलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो वेरी गुड, यदि आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी यानी असम में, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, हाँ जी, याद रखना है। अब देखिए बात आई है बच्चों असम की, तो असम में एक और अभ्यारण्य है। ठीक है, एक और अभ्यारण्य है, याद रखना है, पूछ लिया जाता है कि मानस अभ्यारण्य, मानस जीव अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है? तो मानस जीव अभ्यारण्य जो है ये भारत के किस राज्य में है? तो याद रखना है ये भारत के असम राज्य में स्थित है। ठीक है, हाँ जी, अब बात आई है बिहार की। तो एक प्रश्न पूछा था 2020 में, देखिएगा 2020 में पूछा था कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो याद रखना है बिहार में। बिहार में किस जिले में है? ये सासाराम में है। किस जिले में है जी? सासाराम में है। ठीक है, हाँ जी। अब इसके बाद देखिए ऑप्शन बच चुका है गुजरात। ठीक है, तो गुजरात बच चुका है। तो बच्चों देखिए गुजरात पे जो है एक बहुत ही बड़ी स्टैचू है दुनिया की, आप लोग जानते भी हैं उस स्टैचू के बारे में, द स्टैचू ऑफ यूनिटी। कई बार मैं बता चुका हूँ, द स्टैचू ऑफ यूनिटी ये विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई गई है यहाँ पे गुजरात में। ठीक है, किसकी याद में बनाई गई है? तो ये भी आपको मालूम होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में ये इस मूर्ति जो है बनाई गई है, स्टैचू बनाई गई है। ठीक है, हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त बसदी मंदिर स्थित है। चंद्रगुप्त बसदी मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? सरवर बैल गोला में, या राजगीर में, या नालंदा में, या बोधगया में? बिल्कुल फास्ट आंसर करना है, प्रत्येक स्टूडेंट जवाब देंगे। हाँ जी, जल्दी बताइए, चंद्रगुप्त बसदी मंदिर स्थित है। चंद्रगुप्त बस्ती मंदिर कहाँ स्थित है? तो वेरी गुड, कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए यानी
सणवर बेलगोला में। कहाँ स्थित है बच्चों, याद रखना है, सणवर बेलगोला में। अब स्टूडेंट देखिए बात आई है राजगीर की, तो ये फेमस क्यों है? आप में से काफ़ी बच्चे गए भी होंगे राजगीर घूमने, है ना। तो ये फेमस क्यों है बच्चों? क्योंकि जैन तीर्थकर महावीर तथा भगवान बुद्ध की ये क्या है बच्चों, साधना भूमि है ना। भगवान बुद्ध की साधना भूमि है। कहाँ? राजगीर, है ना। तो राजगीर में जो है आपको मालूम होना चाहिए कि जैन तीर्थकर महावीर तथा भगवान बुद्ध की ये साधना भूमि है। अब देखिए नालंदा भी अपने आप में काफ़ी फेमस था विश्वविद्यालय को लेकर, यूनिवर्सिटी को लेकर, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय अपने आप में काफ़ी फेमस जो है यूनिवर्सिटी हुआ करता था, है ना। तो जल्दी से बता दीजिए बच्चों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बता सकते हैं आप लोग, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आप में से काफ़ी बच्चों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे नालंदा से भी क्लास में जुड़े हुए हैं, लाइव क्लास कर रहे हैं। कितने बच्चे नालंदा से हैं जी? जल्दी से एक बार कमेंट में यस कीजिए तो, बिल्कुल फास्ट। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट आंसर करना है। कितने स्टूडेंट नालंदा से हैं? बहुत अच्छा, वेरी गुड, है ना। चलिए, तो बच्चों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बताइए, नालंदा से हैं ना आप लोग, तो बताइए जल्दी से। तो किसने की थी? कुमारगुप्त ने। किसने? कुमारगुप्त ने, याद रखना है, ठीक है। और इसका विध्वंस किसके द्वारा किया गया था? किस शासक के द्वारा जो है इस नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया गया था? तो बच्चों बताइए तो, बख्तियार खिलजी, याद रखना है, बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है, हाँ बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस कर दिया गया था, ठीक है। हाँ जी, चलिए अब देखिए यहाँ पे बोध गया है, तो बोध गया भी बहुत ही ज़्यादा फेमस वाली जगह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। बोध गया में महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष यानी पीपल के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये भी आप में से काफ़ी बच्चे को मालूम होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कथा सरित सागर में उल्लेख है कि महेंद्र द्वितीय के पुत्र विक्रमादित्य ने हुरनों को पराजित कर दिया था। वह विक्रमादित्य कौन था? कौन था वो विक्रमादित्य? चंद्रगुप्त मौर्य था, या चंद्रगुप्त दो विक्रमादित्य था, या कुमारगुप्त विक्रमादित्य था, या स्कंदगुप्त विक्रमादित्य था? जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों। तो बच्चों आपको याद रखना है, महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य जिसने हुरनों को पराजित किया था, और ये विक्रमादित्य कौन था? तो ये स्कंदगुप्त विक्रमादित्य था, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात आई है चंद्रगुप्त मौर्य की, तो ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। और यहाँ से अगर मैं ये पूछूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो आप में से काफ़ी बच्चे जानते होंगे, चाणक्य। कौन थे? तो ये चाणक्य थे। इनका चाणक्य नाम था, इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, और कौटिल्य भी इन्हीं को कहा जाता था। इनके 3 नाम थे, है ना। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट अगला प्रश्न है, शाहबाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? जल्दी से बताइएगा, शाहबाजगढ़ी का अशोक का जो सप्तम शिलालेख था वो किस लिपि में उत्कीर्ण है? ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, यूनानी लिपि में, या अरमाइक लिपि में? जल्दी से जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। शाहबाजगढ़ी का जो अशोक का सप्तम शिलालेख है वो किस लिपि में उत्कीर्ण है? तो वेरी गुड, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन बी यानी खरोष्टी लिपि, देन आपका आंसर सही है। तो खरोष्टी लिपि में ये जो अशोक का सप्तम शिलालेख था ये उत्कीर्ण था, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, बात आई है अशोक की, तो एक प्रश्न पूछता है सांची का स्तूप। जी हाँ दोस्तों, सांची का स्तूप जो है किसने बनवाया था? सांची का स्तूप जो है किसने बनवाया था? तो आपको याद रखना है, अशोक ने। किसने? अशोक ने बनवाया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्टूडेंट अगला प्रश्न है, त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार कौन थे? देखिए एक संघर्ष था त्रिकोणात्मक, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से वंश जो थे ये मुख्य रूप से भागीदारी में थे? तो प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट, या प्रतिहार पाल एवं पुष्यभूति, या प्रतिहार पाल एवं चोल वंश, या प्रतिहार चोल एवं पाल वंश? जल्दी से बताइएगा बच्चों, बिल्कुल फास्ट बताना है, हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे।
हाँ जी, तो वेरी गुड। यदि आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए यानी प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश जो थे ये त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदारी में थे। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे हिंदी के कुछ प्रश्न। ठीक है, तो चलिए अब हिंदी का मैं प्रश्न जो है स्क्रीन पे लगाता हूँ और आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आंसर बताइएगा। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? 4 शब्द दिया गया है, अधिशासी, प्रशंसा, विनाश, प्रत्याशा। जल्दी से बता दीजिए, 4 शब्द दिया गया है, आपको बताना है किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, अधिशासी, प्रशंसा, विनाश या प्रत्याशा। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, हाँ जी। तो याद रखना है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी जो है प्रशंसा, ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए अधिशासी में अधि जो है उपसर्ग है, विनाश में देखिए वी जो है उपसर्ग है ना। प्रत्याशा में आप लोग देख सकते हैं प्र जो है ये क्या है, उपसर्ग है, लेकिन प्रशंसा में उपसर्ग नहीं लगा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध तरीके से लिखा गया है? पहला शब्द है आशीर्वाद, दूसरा शब्द है गुरु, तीसरा शब्द है मयंक, चौथा शब्द है बधाइयाँ। जल्दी से बता दीजिए बच्चों, आपको इन चारों में से कौन सा अशुद्ध शब्द दिख रहा है? हाँ जी, जल्दी से, बिल्कुल फास्ट बताना है, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी आशीर्वाद जो है ना ये गलत तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आशीर्वाद गलत तरीके से लिखा गया है। ठीक है, ये अशुद्ध है। ठीक है, इसको शुद्ध कैसे करेंगे बच्चों? शुद्ध कैसे लिखते हैं हम लोग? तो आप में से काफ़ी बच्चे जानते होंगे कि आशीर्वाद इस तरह से लिखा जाता है ना। आशीर्वाद जो है इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, आशीर्वाद जो है इसका शुद्ध रूप ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ओके। हाँ, और बाकी के जो ऑप्शंस थे गुरु, मयंक, बधाइयाँ, ये सभी ठीक थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, सही विलोम शब्द चुनिए। मानव का विलोम शब्द बताना है। दानव होगा, दैत्य होगा, राक्षस होगा या पुरुष होगा? बिल्कुल फास्ट, हाँ जी, बिल्कुल फास्ट बताना है। मानव का विलोम शब्द बताना है बच्चों। हाँ जी, तो वेरी गुड, क्या होगा? तो मानव का विलोम शब्द होता है दानव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो मानव का यहाँ विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दानव हो जाएगा। ओके, और पुरुष का क्या होता है बच्चों? पुरुष का महिला होता है। आप में से काफ़ी बच्चे जानते भी होंगे, है ना, पुरुष का महिला होता है। ओके, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। यानी एक शब्द दिया गया है बच्चों, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ इसका मतलब क्या होता है आपको बताना है। एक सही विकल्प चुनना है। जिसे सब विषय में जानकारी हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है, या जो सब जगह व्यापक हो उसे कहा जाता है, या जो सर्वाधिक विस्तृत हो यानी जो सबसे ज़्यादा फैला हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है, या जिसे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों, सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जिसे सब विषय में जानकारी हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? सर्वज्ञ कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखिए इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, वन हु नोज एवरीथिंग, यानी वन हु नोज एवरीथिंग। बताइए तो इंग्लिश में क्या कहेंगे एक शब्द में? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वाले क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, वन हु नोज एवरीथिंग, यानी जो सब कुछ जानता हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? हिंदी में तो सर्वज्ञ कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या कहेंगे? ओमनीसिएंट। क्या कहते हैं बच्चों? ओमनीसिएंट कहते हैं, ओमनीसिएंट। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, है ना। तो वन हु नोज एवरीथिंग उसको क्या कहेंगे एक शब्द में? ओमनीसिएंट कहेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है? बच्चों किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताना है। अंशु, प्रकाश, रश्मि या मयूख? जल्दी से बताइए। देखिए ऑप्शन है अंशु, प्रकाश, रश्मि या मयूख, है ना। कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने आंसर किया है ऑप्शन नंबर बी, देन आपका आंसर सही है। तो प्रकाश जो है ना, हाँ जी प्रकाश, जी हाँ दोस्तों, प्रकाश जो है ये किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। बाकी अंशु, रश्मि, मयूख ये सभी किरण के पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द है, लेकिन प्रकाश जो है ये किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है जलज शब्द का अर्थ क्या है? जलज शब्द का अर्थ क्या होता है? जल देने वाला, जल में जन्म लेने वाला, जल से बना या उपरोक्त सभी? बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा। जलज, जलज शब्द से क्या समझते हैं आप लोग? जलज शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने आंसर दिया ऑप्शन बी, यानी जल में जन्म लेने वाला। जी हाँ दोस्तों, जल में जन्म लेने वाला को ही जलज कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्यारे से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है निम्न मुहावरे के लिए सही विकल्प चुनिए। यानी आपको एक मुहावरा दिया गया है और आपको उस मुहावरे का मतलब बताना है। 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं। मुहावरा है पेट में दाढ़ी होना। जी हाँ दोस्तों, पेट में दाढ़ी होना, इसका मतलब क्या होता है? छोटी आयु में बुद्धिमान होना, या गुप्त बात छिपाना, या भेद ना लगने देना, या कपटी होना? जल्दी से बताइएगा। पेट में दाढ़ी होना, हाँ जी पेट में दाढ़ी होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इस मुहावरे का अर्थ होता है छोटी आयु में बुद्धिमान होना, है ना। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग छोटी ही आयु में काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमानी होते हैं, है ना। इसका मतलब वो पेट में दाढ़ी होना, है ना। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, समास कहते हैं, संधि कहते हैं? बता दीजिए, बिल्कुल फास्ट आंसर करना है। हाँ जी बिल्कुल फास्ट आंसर करना है। हाँ जी बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है समास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से जो बनता है उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं, है ना। तो 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से जो बनता है उसको समास कहते हैं। अब देखिए बच्चों, बात आई है संधि की, तो संधि किसे कहते हैं? तो 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से, है ना, 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है। तो इस तरह से आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? बताइए, क्रय शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगाएं कि भैया इसका अर्थ जो है विपरीत हो जाएगा? बताइए। ऑप्शन ए है अन, ऑप्शन बी है आ, ऑप्शन सी है प्र, ऑप्शन डी है वी। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी वी, है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्रय के पहले, देखिए क्रय के पहले यदि हम लोग वी लगाते हैं तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? विक्रय हो जाएगा, और ये इसका विपरीत अर्थ हो जाएगा, है ना। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है? आपको बताना है स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है। बाला, छात्र, महाशय, शिव। जल्दी से बताइए। देखिए कितने इजी इजी प्रश्न पूछे गए हैं। हाँ जी बिल्कुल फास्ट बताना है। स्त्रीवाचक शब्द कौन सा हो जाएगा? बाला, छात्र, महाशय या शिव? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन ए, देन आपका आंसर सही है। तो बाला जो है ये एक स्त्रीवाचक शब्द है। बाला का अर्थ क्या होता है? लड़की, है ना। बाला का अर्थ क्या होता है? लड़की होता है। तो ये एक
स्त्रीवाचक शब्द हो गया, ठीक है। और बाकी जितने भी है जैसे छात्र हो गया आपका, है ना, छात्र, महाशय, शिव, ये सब जो है पुरुषवाचक शब्द है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, निर्धन शब्द में कौन सी संधि है? बताना है निर्धन शब्द में कौन सी संधि है। विसर्ग संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन है, या तीनों है? जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताना है। निर्धन शब्द में कौन सी संधि है स्टूडेंट? तो वेरी गुड, कौन सी संधि है? तो ये विसर्ग संधि है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और निर्धन को ब्रेक करते हैं यानी इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा? नी प्लस धन, है ना, ठीक है, तो याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए जो अच्छा बोलता हो, उसको क्या कहेंगे एक शब्द में? जी हाँ दोस्तों, जो अच्छा बोलता हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? सुभाषणीय, या सुभाषी, या सुवक्ता, या मितभाषी? जल्दी से बताइएगा। जो अच्छा बोलता हो, हाँ जी, जो अच्छा बोलता हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे हम लोग? हाँ जी, तो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? सुवक्ता कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, जो कम बोलता हो उसे क्या बोलते हैं? अगर यहाँ पे ये रहता है कि भाई जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? जो कम बोलता हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो बच्चों उसे अल्पभाषी कहते हैं। अल्पभाषी, अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाला, है ना। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। शब्द दिया गया है दुख, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए और शब्द दिया गया है दुख। तो बताइए क्या होगा? कष्ट होगा, आघात होगा, कठिनाई होगा, या वेदना होगा? बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट आंसर करना है। प्रत्येक विद्यार्थी जवाब देंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर, देखिए बच्चों यहाँ पे ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है ना। देखिए दुख का समानार्थी शब्द क्या होता है? कष्ट हो जाएगा, वेदना हो जाएगा, पीड़ा हो जाएगा, संकट हो जाएगा, है ना। तो ये सभी पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। दुख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पीड़ा, वेदना, कष्ट। तो ये क्वेश्चन को छोड़ ही देना है, ये बोर्ड की तरफ से जो है ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी मिस प्रिंट हो जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। फिर से बताना है और शब्द दिया गया है नियति। नियति का बताना है, क्या होगा? चरित्र होगा, स्वभाव होगा, कर्म होगा, या भाग्य होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। समानार्थी शब्द बताना है नियति का। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताइए। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है स्टूडेंट, हाँ जी, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी नियति का समानार्थी शब्द क्या होता है? भाग्य होता है। क्या होता है? भाग्य होता है। बात करेंगे स्टूडेंट चरित्र का, तो चरित्र का क्या हो जाएगा? समानार्थी शब्द आचरण हो जाएगा, सदाचार हो जाएगा, है ना, आचरण हो जाएगा, सदाचार हो जाएगा, है ना। और फिर स्वभाव का बात करेंगे, स्वभाव का बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? प्रकृति हो जाएगा, है ना, प्रकृति हो जाएगा। इसी तरह से कर्म का बात करेंगे समानार्थी शब्द का तो क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग याद कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, सही विलोम शब्द चुनिए। शब्द दिया गया है अवार चिन्ह, है ना, अवार चिन्ह दिया गया है। आपको सही विलोम शब्द बताना है। नूतन होगा, नवय होगा, प्राचीन होगा, या नवीन होगा? बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट तरीके से आंसर दीजिएगा स्टूडेंट। बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है। हाँ जी, तो क्या होगा? वेरी गुड, क्या होगा? प्राचीन होगा। क्या हो जाएगा? इसका विलोम शब्द प्राचीन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ नूतन है, नूतन का विलोम शब्द क्या होता है? नूतन का तो पूछा है एक बार, पुरातन होता है। क्या होता है? पुरातन, ठीक है। हाँ जी, चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है देवासुर। तो देवासुर में समास है, कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, या कर्मधारय समास है? बिल्कुल फास्ट बताइएगा। देवासुर, जी हाँ दोस्तों, देवासुर में कौन सा समास है?
देवासुर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या कर्मधारय समास है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी देवासुर में कौन सा समास है स्टूडेंट? तो द्वंद्व समास है ना, द्वंद्व समास है। अब बात करेंगे बहुव्रीहि समास के कौन कौन से उदाहरण हो जाएंगे, जैसे लंबोदर हो जाता है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है कि लंबोदर किस समास का उदाहरण है, तो याद रखिएगा। अब इसी प्रकार तत्व पुरुष समास के बारे में जान लेते हैं, यानी इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? तो इसका उदाहरण हो जाएगा राजपुत्र, चिड़ीमार, है ना, लिख सकते हो राजपुत्र या फिर चिड़ीमार, ये सब आ रखे हैं, पूछे जा सकते हैं बच्चों। तो ये सब राजपुत्र, चिड़ीमार, ये सब किस समास के उदाहरण है? तो तत्व पुरुष समास के उदाहरण है ना। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आ जाता है, चंदू के चाचा ने चांदी के चम्मच से चटनी चटाई वाक्य में प्रयुक्त अलंकार है, यानी इस वाक्य में कौन सा अलंकार का यूज किया गया है? बताइए कौन सा अलंकार है इस वाक्य में? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार? बिल्कुल फास्ट, हाँ जी, फिर से पढ़ देता हूँ एक बार, लीजिए। चंदू के चाचा ने चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चलिए चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन सा अलंकार है बच्चों? हाँ जी, कौन सा अलंकार है यहाँ पे? तो अनुप्रास अलंकार है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? तो एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, यानी एक ही वर्ण बार बार आता है। जैसे देखिए यहाँ पे च आया, फिर च आया, फिर च आया, फिर च आया, फिर च आया, है ना। तो एक ही अलंकार, देखिए एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, यानी जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति यानी बार बार हो उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो हो रहा है कि नहीं? देखिए चंदू, फिर च से चाचा, चांदी से फिर च आ गया, फिर च आ गया, फिर च आ गया, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, जागृति का विलोम शब्द बताइए। जागृति का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा? ऑप्शन है सुषुप्त, तम, जंगम या गलानी। जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों, जागृति का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा? तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी सुषुप्त, तो जी हाँ दोस्तों, सुषुप्त जो है इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अब देखिए बात करेंगे जंगम का, तो जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? स्थावर होता है, क्या होता है? स्थावर होगा। और अब बात करेंगे तम का, तो तम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ज्योति कह लो या फिर प्रकाश कह लो, ठीक है, हाँ जी। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे इंग्लिश के कुछ प्रश्न जो आपके पैरामेडिकल 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि जो अब मैं इंग्लिश का सेट लेकर आऊँगा उसमें आपके सभी क्वेश्चन रहेंगे, है ना, ग्रामर से भी रहेगा, वो कैप से भी रहेगा। तो चलिए बच्चों अब जो है इंग्लिश के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन है, देखिए चूज द करेक्ट वर्ड, यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ड को चूज करना है। और यहाँ सेंटेंस दे रखा है, द टैक्सी ड्राइवर्स इन माई सिटी आर डैश ड्राइवर्स। तो बताइए यहाँ पे डैश की जगह क्या होगा? डेंजर्स होगा, डेंजरस होगा, डेंजर होगा या डेंजरसली होगा? बताइएगा जल्दी से स्टूडेंट, क्या होगा? हाँ जी, तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे होगा, यानी डेंजरस होगा। क्या होगा बच्चों? डेंजरस होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए डेंजरस क्या है? डेंजरस क्या है? ये एडजेक्टिव है और इसके बाद क्या आया है? नाउन आया है, ड्राइवर्स आया है ना। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है, यानी ए वर्ड दैट्स टेल यू मोर अबाउट ए नाउन, यानी एडजेक्टिव जो होता है वो क्या होता है? नाउन की विशेषता बताता है, यानी संज्ञा की विशेषता बताने वाले को ही विशेषण कहते हैं। तो यहाँ देखिए संज्ञा यानी ड्राइवर्स, ड्राइवर की विशेषताएं बताई जा रही है कि ड्राइवर कैसा है, जो मेरी सिटी में ड्राइवर है वो कैसा है? डेंजरस है ना, एकदम डेंजरस है। समझ में आया? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल, यानी यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, आपको उसमें करेक्ट आर्टिकल का यूज करना है। सेंटेंस है, डिड यू ब्रिंग डैश अम्ब्रेला, है ना। द लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा या नो आर्टिकल? बिल्कुल फास्ट,
बिल्कुल फास्ट बताना है। डिड यू ब्रिंग डैश अम्ब्रेला? हाँ जी, तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों यहाँ देखिए, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में पहला जो अक्षर है वो क्या है? यू है। और आप सभी जानते हो कि AIEOU ये क्या है? सभी वोवेल हैं और इनके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ वोवेल साउंड है, वोवेल साउंड है, इसीलिए जो है हम लोग आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हाँ जी। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है करेक्ट चॉइस को। और सेंटेंस दिया हुआ है आई हेल्प्ड हिम डैश आई लाइक्ड हिम। तो बताइए यहाँ पे देखिए कंजंक्शन का यूज होगा। कंजंक्शन, कौन सा कंजंक्शन का यूज करेंगे? एज, सो, बिकॉज या सो दैट? जल्दी से बताइएगा। देखिए इस सेंटेंस का थोड़ा पढ़िएगा तब पता चल जाएगा कि यहाँ जो है किसका यूज होगा। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस का अर्थ ये है कि आई हेल्प्ड हिम, यानी मैंने उसकी मदद किया। क्यों? क्योंकि मैंने उसको पसंद किया, इसलिए मैंने उसकी मदद किया। तो क्योंकि जैसा भावार्थ आ रहा है, तो एस तो होगा नहीं क्योंकि एस का मतलब चूंकि होता है। सो होगा नहीं, सो का मतलब इसलिए होता है। सो दैट होगा नहीं क्योंकि इसका मतलब होता है इस प्रकार। तो यह बिकॉज आ जाएगा। आई हेल्प्ड हिम बिकॉज आई लाइक्ड हिम, यानी मैंने उसकी मदद की। क्यों? क्योंकि मैंने उसको चाहा, मैंने उसको पसंद किया, इसीलिए मैंने उसकी मदद की, है ना। समझ में आ रहा है ना? हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है? एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप सभी बच्चे। वीडियो के कमेंट सेक्शन में हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे। तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, यदि आपने आंसर दिया है देन आपका आंसर सही है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे आपको सही हेल्पिंग वर्ब भरना है, फिलअप करना है। क्वेश्चन है यू डैश हेल्प योर पेरेंट्स एट होम। बताइए, शैल होगा, मे होगा, शुड होगा, आउट टू होगा? बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताना है। हर एक विद्यार्थी आंसर करेंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का। यू डैश हेल्प योर पेरेंट्स एट होम। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू आउट टू हेल्प योर पेरेंट्स एट होम। अब यहाँ पे आउट टू का यूज क्यों होगा? क्योंकि बच्चों माता पिता की मदद करना, माता पिता की सेवा करना, ये कैसा कार्य है? नैतिक कार्य है ना। नैतिक कार्य है, तो नैतिक कार्यों के साथ जो है हमेशा आउट टू का प्रयोग किया जाता है ना। आया ना समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। और यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है ही जम्प्ड डैश द रिवर। बताइए यहाँ पे किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे बच्चों? सेंटेंस है ही जम्प्ड डैश द रिवर। इन होगा, इनटू होगा, ऑन होगा या अक्रॉस होगा? बच्चों कई बार मैं ऐसे क्वेश्चन बता चुका हूँ। यानी देखिए ही जम्प्ड द रिवर यानी वो नदी में कूदा। तो बच्चों कूदा है, मूवमेंट होगा, गति में है, तो वहाँ जो है इनटू का प्रयोग होगा। तो कोई भी वस्तु अगर मूवमेंट में हो, गति में हो, तो वहाँ जो है प्रीपोजिशन इनटू का यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो ही जम्प्ड इनटू द रिवर, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है राइट डाउन द वन वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। यानी यहाँ पे एक सेंटेंसेस दिया हुआ है, आपको सेंटेंसेस का मतलब बताना है एक वर्ड में, है ना। सेंटेंस है द मर्डर ऑफ ब्रदर। देखिए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वाले में मैंने पढ़ाया था कि भाई की हत्या करने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? द मर्डर ऑफ ब्रदर। द मर्डर ऑफ ब्रदर को क्या कहते हैं? फ्रैट्रिसाइड कहते हैं, सुसाइड कहते हैं, रेजिसाइड कहते हैं या होमिसाइड कहते हैं? जल्दी से बता दीजिए, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताना है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, क्या कहते हैं? फ्रैट्रिसाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और सुसाइड का मतलब क्या होता है? यानी मर्डर ऑफ वन सेल्फ, यानी खुद की हत्या अगर कोई कर लेता है तो उसको सुसाइड कहते हैं। रेजिसाइड किसको कहते हैं? मर्डर ऑफ ए किंग, यानी राजा की हत्या। राजा की हत्या करने वाले को रेजिसाइड बोलते हैं, यानी राज हत्या। और अब ये होमवर्क में रहा, होमिसाइड का मतलब क्या होता है, ये आपके लिए होमवर्क में रहा। तो आपको क्लास ओवर हो जाने के बाद वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि होमिसाइड का मतलब क्या होता है ना। चलिए
अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट, यानी आपको इनकरेक्ट पार्ट बताना है। ये कॉमन एरर से क्वेश्चन दे दिया गया है। देखिए सेंटेंस है आई हैव गॉट माई MBA डिग्री इन 2015 या नो एरर। अब बताइए जब आप लोगों ने सेंटेंस को पढ़ा तो आपको कहाँ एरर नज़र आया? क्या पार्ट ए में एरर नज़र आया, या पार्ट बी में एरर नज़र आया, या पार्ट सी में आया? अगर एरर नज़र नहीं है तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। बताइए। तो वेरी गुड स्टूडेंट, एरर कहाँ है? तो पार्ट ए वाले में है ना। पार्ट ए वाले में एरर है। यहाँ पे क्या एरर है बच्चों? देखिए ए आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है आई हैव गॉट माई MBA डिग्री इन 2015। बच्चों 2015 की बात कर रहा है कि भैया मैंने 2015 में MBA किया था, मतलब पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ हैव कैसे आ जाएगा? हैव तो आएगा नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा? आई गॉट यानी सब्जेक्ट प्लस V2। पास्ट टेंस का क्या होता है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस V2 होता है। तो आई गॉट माई MBA डिग्री इन 2015। ठीक है, हाँ जी, आ रहा है समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है फाइंड आउट द एडवर्ब इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस, यानी आपको एडवर्ब जो है फाइंड करना है। और सेंटेंस दिया हुआ है ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विथ हर रिजल्ट। बताइए इसमें से एडवर्ब कौन है? वाज, वेरी, विथ या हर? जल्दी से बताइएगा बच्चों, एडवर्ब कौन सा है? तो देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझना है। वाज तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वाज क्या है? वाज हेल्पिंग वर्ब होता है, तो ये तो होगा नहीं, है ना। विथ होगा, विथ भी नहीं होगा क्योंकि विथ प्रीपोजिशन है, ये भी नहीं होगा। हर होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर जो है एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना, तो ये भी होगा नहीं। बचा क्या? वेरी। तो जी हाँ दोस्तों, वेरी क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, यानी यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है ब्यूटी, है ना। अब इस ब्यूटी का एडजेक्टिव फॉर्म कौन सा होगा ये बताना है। ब्यूटीफुल होगा, या ब्यूटिशियन होगा, या ब्यूटी पार्लर होगा, या ब्यूटीफाई होगा? देखिए जल्दी से बताइए। फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड्स ब्यूटी, यानी ब्यूटी दिया हुआ है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म कौन सा होगा? बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ दोस्तों, कौन सा होगा? ब्यूटीफुल। बोलते हैं ना यू आर वेरी ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल जो होता है वो क्या होता है बच्चों? वो एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। आपको नोट कर लेना है, ठीक है। हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड माउस, यानी माउस वर्ड दिया गया है आपको और इसका प्लूरल फॉर्म बताना है। प्लूरल क्या होगा? बताइए क्या होगा? माउसेस होगा, या माउसेस होगा, या माइस होगा, या माइसेस होगा? जल्दी से बता दीजिए बच्चों क्या होगा। बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी माइस। माइस जो है इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट।